नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है मेमोरी ट्रेनिंग। मेमोरी ट्रेनिंग यानी कि इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप एज अ टीचर बच्चों के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से बच्चों में एक अच्छी मेमोरी पावर डेवलप हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप खुद के लिए भी करते हैं और कुछ ऐसी नई चीजें भी इस वीडियो में आप सीखेंगे जिसका इस्तेमाल आप आने वाले समय में कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हमें कम समय में बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम कम समय में मैक्सिमम चीजें याद कर सकें। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मेमोरी ट्रेनिंग की हम बात करें तो हम चीजें याद कैसे रखते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया था जिसमें कि उन्होंने जब ये देखा कि मेमोरी हमारी किस तरीके से प्रोसेसिंग करती है तो उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये कुछ टेक्निक्स दी जिससे कि हम एक अच्छी मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। उनमें से एक पहली टेक्निक जो होती है जिसके बारे में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि देखिए, ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग का मतलब क्या होता है? ओवर लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप किसी चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, बार बार उस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप बार बार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहां पे वो कहलाती है ओवर लर्निंग। आप एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमें सारी चीजें एक बार में तो याद होती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बार बार चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओवर लर्निंग। जब आप बार बार किसी चीज को करते हैं तो उसकी जो इमेजेस होते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं, वो हमारे दिमाग में अच्छे से डेवलप होते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। और उस केस में क्या होता है कि हमारी मेमोरी उस टॉपिक को लेकर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो एक तरीका होता है ओवर लर्निंग, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज को बार बार मतलब याद रखें तो जरूरी है कि आप बार बार उस चीज को पढ़ें। लेकिन एज अ जब आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपके पास समय की कमी होती है तो आप बार बार किसी चीज को नहीं पढ़ सकते। वो एक अलग बात है कि आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन उसमें याद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस केस में क्या है कि हम एक दूसरा भी तरीका अपना सकते हैं जिसको हम कहते हैं निमोनिक डिवाइस। अब निमोनिक डिवाइसेस भी बहुत सारी होती हैं जिसमें से कि मेजरली 3 4 हम अभी अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है राइमिंग या राइम्स, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है चंकिंग। एक होती है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स आपने शायद सुना होगा। एक होती है एक्रोस्टिक्स। तो ये कुछ ऐसे निमोनिक्स डिवाइस हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक बेटर लर्न मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। राइम्स का मतलब क्या होता है? राइम्स का मतलब कविता एक तरीके से। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें आप पाएंगे कि उनको जब हम कविता के माध्यम से कोई चीज पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो उन चीजों को जल्दी सीखते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। राइम्स में जनरली होता क्या है कि किसी भी पंक्ति के जो आखिरी शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं वो मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से एक लय बनती है, सुर बनती है, तुकबंदी होती है। तो उस केस में क्या है कि बच्चा चीजों को अच्छे से सीख रहा है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तो ये कुछ इस तरीके के राइम्स होते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो बच्चे क्या है, यहाँ पे देखिए मछली के बारे में भी सीख रहे हैं, जल के बारे में भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ राइमिंग भी हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल होता है कि जब हम बच्चों को राइमिंग्स के थ्रू कुछ चीजें कराते हैं तो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, क्योंकि एक तरीके से ये निमोनिक डिवाइस है। नेक्स्ट होता है चंकिंग। चंकिंग क्या होता है? चंकिंग होता है कि जब हम किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में या अपने हिसाब से डेवलप कर लें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं। मान के चलिए एक नंबर है
मान के चलिए ये कोई नंबर है। अब इस नंबर को याद करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम कुछ टेक्निक्स अपना सकते हैं याद करने के लिए। एक तो तरीका हो सकता है कि हम इस नंबर को सीधा पढ़ के याद कर लें कि भाई 6,62,355। फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ ब्रेक डाउन करेंगे अपने हिसाब से पढ़ने के लिए। एक तरीका हो सकता है कि हम इसको ऐसे याद कर ले 662355। एक ये तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है हम इसकी दो ग्रुपिंग कर ले 662 यानी कि 662 और 355। तो अक्सर जब हम, या आपने देखा भी होगा कि जब हम खासकर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हम इसी तरीके से याद करते हैं, बड़े नंबर्स को। तो ये एक तरीका होता है चंकिंग का। चंकिंग में मतलब आप क्या करते हैं कि सिंपलर करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने हिसाब से, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। तो ये एक एग्जाम्पल है चंकिंग का। तो इस तरीके से भी आप क्या है चीजों को ज्यादा याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्रोनिम्स। अच्छा, एक्रोनिम्स क्या होते हैं? एक्रोनिम्स आपने जरूर पढ़े होंगे। एक्रोनिम्स होता है शॉर्ट फॉर्म, मतलब कोई लंबी चीज है, कोई लंबा नाम है। जैसे अक्सर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे SCO हो गया या WHO हो गया, UNO हो गया। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके नाम लंबे होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में बना देते हैं। तो ये एक्रोनिम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं WHO, तो WHO तो एक शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए? आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए कितना बड़ा नाम है। और इसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं? WHO। WHO क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का W, इसका फर्स्ट लेटर H और इसका फर्स्ट लेटर O, ये हम तीनों लेटर मिला करके एक अलग ही वर्ड बन गया WHO। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल होता है एक्रोनिम्स का। एक्रोनिम्स के थ्रू हम बड़ी बड़ी चीजें आसानी से याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स भी काफी हद तक एक्रोनिम्स की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो अक्षर होते हैं, वो लेटर्स जो होते हैं, वो एक सेंटेंस को ही बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्लासेस में छोटे बच्चे अक्सर करते हैं कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का वो अलग ही मतलब निकालते हैं। फ्रेंड्स में FRI, हर एक लेटर का एक मतलब बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसी तरीके से आपने कई जगह देखा होगा ट्री लिखा है, जैसे ट्री, TREE, ट्री। तो ट्री का एक अलग मतलब बना देंगे, है ना। ट्री का एक अलग ही मतलब बना देंगे। ट्री जिसमें टी का मतलब बता देंगे टॉल एंड थिक, कुछ ऐसे बना दिया ट्री के बारे में कि भाई टॉल होता है और घना होता है ना। R इज फॉर रूट्स, टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिशन, मतलब कुछ इस तरीके से बना देंगे। ई, ई भी मतलब कुछ इस तरीके से वो बना देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वर्ड है ट्री, ट्री में हर एक लेटर का एक मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पाया कि किस प्रकार से ये एक्रोस्टिक्स का एग्जांपल है, जहां पे हर एक लेटर एक सेंटेंस को दिखाता है। तो ये कुछ निमोनिक्स डिवाइस होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोरी या बच्चे की मेमोरी अच्छी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है एज अ टीचर, जब आप पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तो बच्चों में मेमोरी बहुत अच्छी डेवलप होती है। इस टेक्निक का नाम है PQRST। PQRST, और ये दिया था किसने? थॉमस एंड रॉबिन्सन ने दिया था। थॉमस एंड रॉबिन्सन ने PQRST टेक्निक डेवलप की थी, और उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा था कि ये टेक्निक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बच्चों में एक अच्छी मेमोरी डेवलप करती है। अब PQRST में भी आप पाएंगे कि हर एक लेटर ना एक मतलब बताता है। मैं इसको यहां पर लिख के समझाने की कोशिश करता हूं, PQRST। अब PQRST में हर एक लेटर जो है एक मतलब बताता है। जैसे कि P की अगर मैं बात करूं तो P का मतलब होता है प्रीव्यू। प्रीव्यू। Q की अगर मैं बात करूं तो इसका होता है क्वेश्चन। इसी प्रकार से R जो होता है वो होता है रीड, और S जो होता है इसका मतलब होता है सेल्फ
रिसाइटेशन या रिसाइट कह लीजिए आप। इसी प्रकार लास्ट है टी। टी का मतलब होता है टेस्ट। अब इसमें आप पाएंगे कि इन्होंने PQRST जो टेक्निक दी थी, इसमें इन्होंने प्रीव्यू को एक अलग तरीके से और QRS इन तीनों को एक साथ रखा था और टेस्ट को अलग रखा था। मतलब इस्तेमाल तो हम तीनों करेंगे लेकिन इस तरीके से ग्रुप बनाया था, प्रीव्यू फिर QRS और टी। अब ये कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जब बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि पैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि बच्चा पहला पैसेज पढ़ता है, मान के चलिए ये टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक टॉपिक है और बच्चा इसके बारे में फर्स्ट पैसेज पढ़ता है, ठीक है, ये कुछ पैसेज है वो पढ़ रहा है। अब अभी पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ वो उस पैसेज को पढ़ के एक प्रीव्यू लेगा, ठीक है। प्रीव्यू मतलब वो देखेगा कि इसमें ऊपर ऊपर नजर मारेगा कि इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है, उस पहले पैसेज में। उसके बाद जब बच्चा इन चीजों को देख लेगा तो बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मेशन क्या करेगा? इस पैसेज को देख के वो एक आइडिया लगाएगा कि भाई इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कर रखा है पहले पैसेज में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो उसमें क्वेश्चन बनाएगा, फ्रेम करेगा इस पैसेज से कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेगा पहले पैसेज में से। उसके बाद क्या होगा? जब वो क्वेश्चन फॉर्मेशन कर लेगा तब क्या करेगा? वो उसकी रीडिंग करेगा। रीडिंग करेगा, इसमें क्या करेगा रीडिंग में कि बच्चा जो क्वेश्चंस उसने बनाए थे उसी को वापस से उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वेश्चन उसने खुद ही बनाए हैं इसलिए खुद से उस पैसेज को पढ़ के उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। और उसके बाद क्या करेगा? सेल्फ रिसाइटेशन करेगा। सेल्फ रिसाइटेशन में क्या होगा कि बच्चा उस पार्ट को अब अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि समझेगा भी पढ़ेगा भी, सारी चीजें करेगा, है ना। और साथ के साथ वो उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया, ये सारी चीजें वो एक देखेगा। तो एक तरीके से एनालिसिस भी वो साथ के साथ करेगा। तो आपने देखा प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, सेल्फ रिसाइटेशन एंड लास्ट में फिर टेस्ट। लास्ट में वो टेस्ट लेगा कि उसने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से कितना उसको याद रहा, कितना नहीं रहा, क्या क्या चीजें उसने पढ़ी, दिमाग में दोहराएगा, ठीक है। एक तरीके से रिटेंशन भी वो चेक करेगा अपनी कि कितनी चीजें उसने सारी चीज मतलब कितनी चीजें उसको याद रही हैं। तो ये सब वो जब पहले पैसेज में कर लेगा तब वो नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ेगा। मतलब इसी टॉपिक में अगर 3-4 पैसेजेस हैं तो पहले पैसेज को कंप्लीट करने के बाद इस टेक्निक से फिर वो आगे अगले पैसेज में बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हर एक पैसेज में वो PQRST टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जो थॉमस और रॉबिन्सन है उन्होंने PQRST टेक्निक दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से हर एक पैसेज में इसका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान के चलिए मैंने आपको कोई 10 शब्द दे दिए हैं, ये 10 शब्द हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको इनको याद करना है। ये 10 शब्द जो है ये सार्थक शब्द है, मतलब इनका मतलब होता है, ये मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मैंने दे दिए, मीनिंगफुल वर्ड दिए मैंने आपको, कोई 10 वर्ड मैंने आपको दे दी और मैंने आपसे कहा कि आप इन 10 वर्ड को याद करिए, ठीक है। तो अब ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है, क्योंकि ये 10 वर्ड है, बेशक ये मीनिंगफुल हो, लेकिन इसको आप कब तक याद रख सकते हैं? ज्यादा लंबे समय तक तो याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को मैं ऑर्गेनाइज कर दूं, कैसे ऑर्गेनाइज कर दूं? एक कविता का रूप दे दूं या एक कहानी का रूप दे दूं और इन शब्दों का मैं उसमें इस्तेमाल करूं, तो उस केस में क्या होगा कि आप आसानी से उस सभी शब्दों को याद कर पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, शब्दों को ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरीके से? या तो कविता हो गया या कहानी हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, इन 10 शब्दों को हमें वहां पे भरना है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि सारी चीजें हमें याद रहेंगी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? ओवर लर्निंग देख ली, उसके बाद हमने कुछ न्यूमोनिक्स डिवाइस देख लिए,
फिर हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन PQRST की और फिर ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक और हम समझने की कोशिश करते हैं, ये लास्ट है इसमें, वो है इलेबोरेशन। इलेबोरेशन इलेबोरेशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो याद रखने के लिए सबसे जरूरी है कि वो चीज आपको अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि जितना अच्छा आपको कोई चीज समझ में आती है उसकी मेमोरी आपके दिमाग में उतनी अच्छी बनती है। तो मान के चलिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को समझा आपने, ठीक है, टीचर ने कुछ समझाया है और आपने अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दिमाग में आपकी वही चीजें चलती रहेंगी, आप सोचते रहेंगे उस टॉपिक के बारे में बार बार, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस सोचेंगे कि भाई अगर कोई चीज आपने पढ़ी है तो भाई उससे संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट दिन अपने टीचर्स के साथ, अपने कलीग के साथ डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो अच्छे से इलेबोरेट कर रहे हैं आप अपने आप को और अच्छे से समझा रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप इलेबोरेशन करेंगे उसकी मेमोरी जो होगी आपकी उतनी अच्छी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, उससे संबंधित जो स्मृति चिन्ह होते हैं यानी कि ट्रेसेस होते हैं, इमेजेस होते हैं हमारे दिमाग में, वो बनने शुरू हो जाते हैं और इस वजह से एक अच्छी मेमोरी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे मेमोरी ट्रेनिंग टेक्निक्स थे जिसका इस्तेमाल करके आप एज अ टीचर बच्चों में एक अच्छी मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी थी, एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक ओवर लर्निंग हमने डिस्कस किया, कुछ निमोनिक्स डिवाइस हमने डिस्कस किए जिसमें कि राइम्स, चंकिंग, एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, ये डिस्कस किया। फिर हमने एक PQRST जो टेक्निक होती है उसको डिटेल में समझने की कोशिश की। फिर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेबोरेशन। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छी मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निमोनिक्स डिवाइस पे तो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पहले भी, और आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ रहता है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, वहां पे मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।